नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपका एग्जाम दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आज का क्लास आप सभी लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं दोस्तों कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है साथियों कि जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा। क्या दोस्तों कि जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा। तो इसका उत्तर फटाफट आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइए कि जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर देते हैं तो उसका संवेग क्या हो जाता है। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो कहता है कि संवेग कहता है कि P बराबर, संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। अगर यहाँ पे m1 है यानी कि स्तर है तो P बराबर क्या हो जाएगा, mv1 हो जाएगा। अब कहते हैं दोस्तों कि वेग को दुगना कर देते हैं तो P बराबर क्या हो जाता है, mv गुना 2 क्या हो जाता है, mv गुना 2। तो P बराबर कितना हो जाएगा, m2mv क्या हो जाएगा, 2mv। और यहाँ कितना है दोस्तों, तो mv कितना गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसका संवेग क्या हो जाता है, तो दुगना हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग बताइए कि किसका किसका आंसर आप सभी को राइट हुआ है। तो आइए देखते हैं आज के दूसरा प्रश्नों को। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो कि अम्लीय बनाता है। तो वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। और बाकी सभी ऑप्शन है जो कि दोस्तों यह सब क्षार ऑक्साइड का है। क्या, क्षारीय ऑक्साइड का है, क्षारीय ऑक्साइड का है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो कहता है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो वो होता है दोस्तों रेड बोन मैरो में, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 4 को। तो कहता है कि इलाही संवत किस मुगल शासक ने प्रारंभ किया था। क्या, कि इलाही संवत था जो कि शासक ने प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इलाही संवत को अकबर ने, कौन, अकबर ने 1584 ईस्वी में, कितना, 1584 ईस्वी में इलाही संवत प्रारंभ किए थे। क्या, 1584 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत प्रारंभ किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है साथियों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कर्क रेखा होता है जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। यह पॉलिटी का बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो कर्क होता है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। क्या, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो होता है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कौन सा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और कौन है, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से है, 8 राज्य। तो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को।
तो प्रश्न संख्या 6 कहता है साथियों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन कराता है? क्या कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराते हैं। कौन कराते हैं? राष्ट्रपति कराते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है वित्तीय वर्ष, क्या वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब तक होता है? क्या कि वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब तक होता है? तो यह कैलेंडर के अनुसार वित्तीय वर्ष होता है जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। क्या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा। तो इसका राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? क्या कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो फटाफट आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो है दोस्तों अहमदाबाद शहर को। कौन शहर को? अहमदाबाद शहर को, जो कि इसे वस्त्र उद्योग, क्या वस्त्र उद्योग के कारण इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वह है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और अगर बात करें 22 अप्रैल के बारे में, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में, क्या पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 सितंबर है जो कि ओजोन परत के संरक्षण दिवस यानी कि ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 मार्च है जो कि वानिका, क्या वानिका, विश्व वानिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है साथियों कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? क्या कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है जो कि कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर फ़ारेनहाइट में बदलें तो वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि हमारे मनुष्य का समान तापमान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। कहता है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध, क्या कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध स्थिर हो और उस पर बल लगाया गया हो और विभवांतर दुगना कर दिया जाए तो धारा क्या होगा? तो दोस्तों यह प्रश्न है जो कि ओम के नियम से संबंधित है। और ओम के नियम कहता है कि V बराबर आई आर। क्या कहता है? V बराबर आई आर कहता है। और कहा जाता है कि विभवांतर दुगना कर दिया जाए। क्या कि विभवांतर अगर दुगना यानी कि 2 भी कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह हो जाएगा दोस्तों कि दुगना हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगना हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बहुत ही जल्दी दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं कि लाफिंग गैस कौन सी गैस को कहते हैं। लाफिंग गैस होती है जो कि कौन सी गैस कहलाती है? तो होती है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका सूत्र होता है N2O। क्या? लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि मानव रक्त का सामान्य पीएच लगभग कितना होता है? क्या कि मनुष्य रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान की अगर बात करें तो ब्लड का पीएच मान होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा जो कि हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यह होता है जो कि अम्लीय में होता है। क्या होता है? अम्लीय। अगर 7 के बारे में बात करें तो 7 होता है जो कि उदासीन होता है, और 7 से ऊपर जितना होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ब्लड है जो कि क्षारीय प्रकृति का है, तो उसका पीएच मान होता है कितना दोस्तों? तो उसका पीएच मान होता है 7.4। तो कितना से कितना होता है? 7.35 से लेके 7.45 तक लगभग ब्लड का पीएच मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्नों को। कहता है कि ग्रैंड ट्रक रोड का विस्तार
और पूर्ण निर्माण किस शासक ने कराया था? क्या ये ग्रैंड ट्रंक रोड है जो कि इसका विस्तार और पूर्ण निर्माण यानी कि दोबारा से कौन से शासक ने बनवाया था? तो ये थे दोस्तों शेरशाह सूरी ने। कौन थे? शेरशाह सूरी थे जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड को दोबारा से विस्तार किया था और पूर्ण निर्माण यानी कि दोबारा से बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है साथियों कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी यानी साल्ट वाटर की झील कौन सी है? क्या दोस्तों कि भारत के सबसे बड़ा झील खारे पानी का झील कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम लोग झील के बारे में बहुत सारा झील जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो बात करें भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील के बारे में, तो है दोस्तों चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। का चिल्का झील है दोस्तों भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील, बड़े खारे पानी का झील। अगर बात करें सांभर झील के बारे में, तो यह है दूसरे बड़े खारे पानी का झील। क्या? भारत के दूसरे बड़े खारे पानी का झील। अगर बात करें बुल्लर झील के बारे में दोस्तों, तो बुल्लर झील है जो कि भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। क्या? बड़ा मीठे पानी का झील है। और लोटकट झील है जो कि ये भी मीठे पानी का झील है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? क्या दोस्तों कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में प्रस्तावना और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। तो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 17 कहता है साथियों कि भारत में सिक्के यानी क्वाइंस जारी करने का कानूनी अधिकार किसके पास आता है? तो दोस्तों बात करें सिक्के के बारे में, तो सिक्के का कानूनी अधिकार होता है जो कि भारत सरकार को होता है। क्या होता है? भारत सरकार को सिक्के जारी करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों भारत सरकार है जो कि 1 रुपया के नोट, क्या 1 रुपया के नोट और 1 रुपया के क्वाइंस, क्या 1 रुपया के क्वाइंस को भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अगर बात करें इससे ऊपर यानी कि 2 रुपया के नोट, 2 रुपया के नोट और उससे सभी अधिक नोटों को कौन जारी करता है? तो आरबीआई के महानिदेशक। कौन? आरबीआई के महानिदेशक जारी करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार। आप लोग याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत का प्रवेश द्वार, क्या गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए। यह बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग जल्दी ही दीजिए। तो दोस्तों बात करें भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया के, तो वह दोस्तों मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और इंडिया गेट के बारे में बात करें दोस्तों, इंडिया गेट तो वह है कहाँ? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? क्या कि विश्व जंगल दिवस, फॉरेस्टेस माने विश्व जंगल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो वह 21 मार्च को विश्व जंगल दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व जंगल दिवस, विश्व जंगल दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 22 अप्रैल के बारे में, तो इस दिन पृथ्वी दिवस, क्या पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है। और 5 जून को है जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, क्या विश्व पर्यावरण दिवस। और 16 सितंबर है जो कि वर्ल्ड ओजोन दिवस दोस्तों, जो कि पीछे हम लोग बचा चुके हैं कि 16 सितंबर होता है जो कि ओजोन दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। कहता है प्रश्न संख्या 20 कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी
कौन सी मानी जाती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है जो कि फीमर है। कौन सी है? फीमर है, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर के जांघ में पाई जाती है दोस्तों। और अगर बात करें मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी के, तो वह है अस्टेपिस। कौन सी है? अस्टेपिस, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो वो कान में, मनुष्य शरीर के कान में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस, जो कि कान में होता है, और सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जो कि फीमर है, जांघ में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो कहता है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति 250 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ 1.2 मीटर है, तो तरंग का वेग कितना होगा? क्या कि तरंग का वेग यानी कि वेव स्पीड बराबर होता है, वेव स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि FRE फ्रीक्वेंसी गुना तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ। क्या? वेव लेंथ। तो दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे वेव स्पीड बराबर, तो हो जाएगा 250 गुना 1.2। तो इसका अगर मल्टीपल यानी कि सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आ जाएगा? 300 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? 300 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। तो कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक पीएच किसका होता है? क्या कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक पीएच मान किसका होता है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक है। तो दोस्तों नींबू का रस कह रहा है। क्या? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है नींबू का रस, जो कि इसका पीएच मान लगभग 2 होता है, और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या? अम्लीय प्रकृति का होता है। और बात करें शुद्ध जल के बारे में, तो इसका पीएच मान 7 होता है, जो कि यह उदासीन होता है। क्या? उदासीन। और अगर बात करें साबुन के घोल के बारे में, तो साबुन के घोल का पीएच मान होता है 9 से 10। कितना होता है? 9 से 10, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और अगर बात करें सिरका के बारे में, तो सिरका है जो कि इसका पीएच मान 3.5 से लेके लगभग 4.5 होता है, यानी कि यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक पीएच मान है किसका? तो साबुन का घोल का। और साबुन का घोल कैसा है? तो वह क्षारीय है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है मानव शरीर में विटामिन B12 का प्रमुख भंडारण किस अंग में होता है? क्या कि मानव शरीर में विटामिन B12 का प्रमुख भंडारण कहाँ होता है? तो इसका भंडारण होता है दोस्तों यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य शरीर में विटामिन B12 का भंडारण यकृत में होता है। फेफड़ा है जो कि गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या? फेफड़ा है जो कि गैसों का आदान प्रदान करता है। मस्तिष्क, इसका भंडारण नहीं है दोस्तों, इसका भंडारण मस्तिष्क नहीं है। अगर वृक्क के बारे में बात करें, तो वृक्क होता है जो कि मूत्र का निर्माण करता है। क्या? मूत्र का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो कहता है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? क्या? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आइन ए अकबरी के लेखक हैं जो कि अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। और इन्होंने अकबरनामा अकबर नामा के तीसरे अध्याय में, क्या तीसरे भाग में लिखे थे? कौची लिखे थे? आइन ए अकबरी। क्या लिखे थे? आइन ए अकबरी लिखे थे। क्या? अकबरनामा के तीसरे भाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल थे जो कि आइन ए अकबरी के लेखक थे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है? क्या कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है? तो हम लोग आइए देखते हैं बारी बारी से। तो कहता है पहला कि राजस्थान है। क्या? राजस्थान है जो कि पाकिस्तान से साझा करती है। क्या? सिर्फ पाकिस्तान से साझा करती है। उत्तर प्रदेश है जो कि नेपाल से साझा करती है। किससे? नेपाल से। अगर बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल है जो कि बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश, और दूसरा हो जाएगा नेपाल, और तीसरा हो जाएगा भूटान। आप लोग याद रखिएगा भूटान। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर है जो कि चाइना और पाकिस्तान से सीमा साझा करती है। तो इनमें से है जो कि पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ, कौन कौन से देश? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करती है, जो कि सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रारंभ होता है? क्या दोस्तों कि भारत के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रारंभ होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से दीजिए।
तो यह दोस्तों कि अनुच्छेद 12 कहता है यह राज्य की परिभाषा देता है। क्या? राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 14 से 18 क्या? 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार देता है। क्या? समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 है जो कि यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 19। अगर अनुच्छेद 21 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 21 है जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14 है जो कि 14 से 18 तक समानता के अधिकार प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? क्या? डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत सरकार माने आपको जो लाभ हो रहा है उससे डायरेक्ट टैक्स लेता है, उसे ही डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें तो आपने जितना बेचा उसके अनुसार आपको टैक्स लगेगा। तो जो कि जीएसटी, सीमा शुल्क और एक्साइज ड्यूटी है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और अगर बात करें आयकर यानी इनकम टैक्स के बारे में तो यह है जो कि डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि आपको अकाउंट से सीधा आपका बैलेंस देख करके काट लिया जाएगा, वही उसे कहीं डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यह प्रश्न को हम लोग पहले देख चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके यह प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो है दोस्तों बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 29 की ओर। कहता है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या? कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बात करें 7 अप्रैल के बारे में, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 14 जून के बारे में तो 14 जून के बाद होता है जो कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर है जो कि एड्स दिवस। क्या? एड्स दिवस के रूप में। और 11 जुलाई के बारे में बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। तो आप लोग याद रखिएगा कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस। और 1 दिसंबर को तो एड्स दिवस, 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस, और 14 जून के बारे में बात करें तो विश्व रक्तदाता दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। तो दोस्तों आज का यह लास्ट प्रश्न है। अगर क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर लिखिए जय हिंद, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप सभी को इस क्लास का PDF चाहिए तो मेरा नंबर 9546110514 पर मैसेज करिए कि सर हमें PDF चाहिए, आप लोगों को PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों की ओर। कहता है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पूरा होता है? तो पाचन के बारे में बात करें दोस्तों तो अमाशय कह रहा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अमाशय, जो कि अमाशय में पाचन प्रारंभ ही होता है, पूरा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? पाचन प्रारंभ होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश भाग का पाचन कहाँ होता है? तो बड़ी आंत है जो कि इसमें जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण। छोटी आंत होती है जो कि इसमें पाचन का पूरा भाग होता है। क्या? कि अधिकांश भाग पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, यानी कि छोटी आंत में अधिकांश भाग का पाचन हो जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखिएगा। और ग्रास नाली के बारे में बात करें तो ग्रास नाली है जो कि यह केवल भोजन को कहाँ पहुँचाता है? तो भोजन को अमाशय पहुँचाता है। कहाँ? अमाशय, यानी कि पेट में पहुँचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का क्लास समाप्त होता है। तो धन्यवाद।